So students, today we will discuss about advanced techniques in proteomics. Advanced techniques in proteomics mean के the techniques which are currently used in proteomics like separation, chromatography and so on, different techniques to perform different tasks, to perform different functions, to study the structure and function of प्रोटीन्स. तो प्रोटियोमिक्स के बारे में यानी कि प्रोटीन्स के बारे में जितनी भी स्टडी हासिल करने के लिए अब जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं उन टेक्निक्स की स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स. अ सेल कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन. एक सेल के अंदर जो है वो वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी मेनी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं. तो उनमें से अगर हमने किसी एक पे स्टडी करनी है, ऑब्वियस बात है कि हमारा जो कंसर्न होता है, हमारी जो डिज़ायर प्रोटीन होती है वो एक या दो ही होते हैं. तो हमने अगर उन पे रिसर्च करनी है या हम उन पे काम कर रहे हैं तो वी हैव टू सेपरेट दैट प्रोटीन फ्रॉम दी सो मैनी प्रोटीन्स ऑफ द सेल. तो हमें जो है वो इतनी सारी सेल की प्रोटीन्स में से उस एक को जो है एक्सट्रैक्ट करना होता है, सेपरेट करना होता है वहाँ से. द इंडिविजुअल प्रोटीन्स आर सेपरेटेड टू अंडरस्टैंड दी नंबर 1 नेचर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, नंबर 2 देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रिलेशनशिप्स. तो हमें जो है वो हर प्रोटीन को अलग अलग करना होता है ताकि हमें जो है वो डिफरेंट प्रोटीन्स की नेचर का पता चल सके और उसके साथ साथ हमें क्या पता चल सके, हमें इनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रिलेशनशिप्स के बारे में पता चल सके, यानी कि हमें इनके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल सके और हमें जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं उसके बारे में पता चल सके. प्रोटीन्स हैव डाइवर्स प्रॉपर्टीज़, देयरफॉर सेपरेटेड बाय डिफरेंट वेज. चूँकि प्रोटीन्स के जो हैं वो फंक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत डाइवर्स है, इस वजह से उनको जो है सेपरेट भी हम डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं. क्योंकि हमें पता है प्रोटीन्स जो हैं वो डाइवर्स फंक्शन तो रखती हैं, इसके साथ साथ खुद भी बहुत डाइवर्स नेचर की होती हैं. चार्ज आ जाए तो वो अलग बन जाती हैं, चार्ज नहीं है तो अलग बन जाती है, मॉडिफिकेशन से अलग हो जाती हैं, डिफरेंट टाइप की बन जाती हैं. सो वो डिफरेंट होती हैं तो और बहुत ज़्यादा डाइवर्स नेचर की होती हैं, तो उनको जो सेपरेट करने के तरीके हैं वो भी डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर और डिपेंडिंग ऑन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन. सो अब वहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरीके भी होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए. प्रोटीन सेपरेशन मेथड्स इन्वॉल्व नंबर 1 क्रोमेटोग्राफी, नंबर 2 इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो कौन कौन से मेथड जो हैं वो हम प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? वी यूज़ क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दी मेथड्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, विद इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो है वो हम थ्रू SDS पेज वी कैन सेपरेट द प्रोटीन्स, वी कैन सेपरेट the proteins of our concern, our desire from the rest of the proteins. So now comes toward the chromatography. Chromatography is the process of separation of proteins or peptides. क्या है ये प्रोसेस है किसका सेपरेशन का, किसकी प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स की. A solution of proteins peptides is passed over a solid matrix. एक प्रोटीन्स का या पेप्टाइड्स का सॉल्यूशन जिसमें काफ़ी सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और आपने अपनी डिज़ायर प्रोटीन को जो है वहाँ से सेपरेट करना है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको एक सॉलिड मैट्रिक्स के ऊपर से पास करवाते हो. डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स. इसी वजह से जो है वो डिफरेंट काइंड्स की क्रोमेटोग्राफी जो है वो एग्जिस्ट करती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स. की जो सॉलिड मैट्रिक्स है उसकी नेचर क्या है, लिक्विड और कॉलम क्रोमेटो. सो इट कैन बी लिक्विड और कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इट कैन बी पेपर क्रोमेटोग्राफी, इट कैन बी थिन जेल क्रोमेटोग्राफी जिसको TGC भी कहते हैं, एंड इट कैन बी गैस क्रोमेटोग्राफी. तो लिक्विड और कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो सकती है जिसमें आपका जो सॉलिड मैट्रिक्स है वो लिक्विड या किसी कॉलम का बना हुआ होता है. सेकेंड नंबर पे पेपर क्रोमेटोग्राफी, विच यू आर ऑलरेडी वेरी मच अवेयर ऑफ डैट. थर्ड वन इज़ थिन जेल क्रोमेटोग्राफी. थिन जेल क्रोमेटोग्राफी जो है वो बेसिकली एक ग्लास की शीट बहुत पतली सी उस पर परफॉर्म की जाती है. एक जेल उसके ऊपर एक जेल की लेयर जो है वो सॉलिडिफाई करवाई जाती है और उसके ऊपर जो है वो परफॉर्म की जाती है. एंड देन इज़ गैस क्रोमेटोग्राफी. Liquid chromatography is most relevant in proteomic studies. लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है वो बहुत एक रेलिवेंट टेक्निक है प्रोटियोमिक स्टडीज़ के लिए,
लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ऑल्सो नोन एज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को ही कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, जो कि अभी आप लोगों ने अक्सर कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जो है वो नेम सुना होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी होते हैं, जिनमें जेल इन्फिल्ट्रेशन होती है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है, आयन एक्सचेंज होती है, HPLC होती है। HPLC स्टैंड फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। प्लीज़ नोट, HPLC स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वो क्रोमेटोग्राफी है जिसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो आगे डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जेल फिल्ट्रेशन हो सकती है, जिसमें आपका जो कॉलम है उसमें कोई जेल होगी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, जिसमें आप एफिनिटी की बेस पे प्रोटीन्स को सेपरेट करते हो। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी कम्स इन दी ब्रॉड हेडिंग ऑफ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये एक कॉलम है। कॉलम का जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एक दफ़ा बताया था कि ये एक टेस्ट ट्यूब की तरह होती है, बट ये छोटी नहीं होती, यानी कि टेस्ट ट्यूब तो हार्डली आपकी कोई 10 ml या 8-9 ml की होती है, 12 ml की मैक्सिमम। तो ये टेस्ट ट्यूब जितनी छोटी नहीं होती टेस्ट ट्यूब की तरह ही है, पर ये लंबी होती है, काफ़ी लंबी होती है। और इसके नीचे जो है एक नोज़ल सी लगी हुई होती है, तो नोज़ल जो है वो हम खुद से ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं उसको, और उसके ऊपर एक रेजरवायर लगा हुआ होता है जहाँ में हम अपना जो है सैंपल पुट करते हैं। ट्यूब के अंदर जो है वो आपका मैट्रिक्स होता है, कॉलम होता है, डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ प्रोटीन विच यू आर डिज़ायर टू सेपरेट। जो आप जो है वो सेपरेट करना चाहते हो उसके बेस पे कॉलम जो है वो बनाया जाता है। वो आयन एक्सचेंज के लिए बनाया जा सकता है, वो HPLC के लिए बनाया जाता है, एंड सो ऑन। वो किसी भी टेक्निक के लिए जो है वो कॉलम जो है प्रिपेयर किया जा सकता है। तो कॉलम प्रिपेयर करने के बाद जो है वो उसके ऊपर से सैंपल को जो है रन किया जाता है। सैंपल जब रन किया जाता है तो आफ्टर सम टाइम आप क्या करते हो, आप नीचे से जो है वो नोज़ल को ओपन कर देते हो, जिससे आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं, और आप जो है वो उनको डिफरेंट रेजरवायर्स में सेपरेट कर लेते हो। नेक्स्ट इज़ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी क्या है कि सेपरेट प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज। इसमें जो है हम सेपरेट करते हैं प्रोटीन्स को किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज, कि इनका मॉलिक्यूलर साइज कितना है। ऑल्सो नोन एज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, इसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। द कॉलम पैक्ड विद इनर्ट सब्सटेंसेस ऑफ अ फिक्स्ड पोर साइज सच एज एगारोज और सेफिडेक्स। इसमें जो कॉलम होता है उसको इनर्ट सब्सटेंस के साथ पैक किया जाता है। इनर्ट सब्सटेंस यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटीन्स वगैरह के साथ रिएक्ट ना करे या डिफरेंट केमिकल्स के साथ रिएक्ट ना करे। तो कॉलम को पैक करने के बाद किसी भी इनर्ट सब्सटेंस है जैसे कि एगारोज हो गया या सेफिडेक्स हो गई, तो इन जेल्स के थ्रू पैक किया जाता है, और उसमें जो पोर का साइज़ रखा जाता है वो फिक्स्ड रखा जाता है। तो पोर का साइज़ जो है वो फिक्स रखने के लिए आपको कंसनट्रेशन जो है वो बहुत केयरफुली डिज़ाइन करनी पड़ती है कि किस कंसंट्रेशन पे आप जो है वो अपना कॉलम जो है वो पैक करोगे। तो फिक्स्ड पोर साइज़ पे आप जो है वो अपना कॉलम जो पैक कर लेते हो थ्रू एगारोज और सेफिडेक्स और एनी अदर जेल मटेरियल। प्रोटीन इल्यूशन बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट बफर। उसके बाद आप क्या करते हो कि प्रोटीन को इल्यूट करते हो बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट बफर। प्रोटीन को इल्यूट करने का मतलब ये है कि रेजरवायर में जो आपका प्रोटीन का सैंपल है उसको आपने किसी ना किसी बफर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व किया हुआ होगा, और फिर जो आप उसको रन करोगे जब कॉलम के ऊपर से, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब कॉलम से मटेरियल आपका बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से आपने फिर क्या कर लेना है, उसको सेपरेट कर लेना है। बाकी प्रोटीन सेपरेट नहीं होंगी, कुछ जो हैं वो आपके कॉलम के साथ जुड़ी रह जाएंगी, सिर्फ वही सेपरेट होंगी जिनको आप सेपरेट करना चाहते हो। लार्जर प्रोटीन्स कैन नॉट एंटर इनटू द बीड्स, देयरफॉर इल्यूट फर्स्ट देन स्मॉलर प्रोटीन। जो बहुत बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं वो चूँकि बीड्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती होती, तो वो जो है वो सबसे पहले इल्यूट हो जाती हैं। बिल्कुल वही वाला केस है, बिल्कुल उसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी परफॉर्म हो रहा है फंक्शन, जैसे आपके पास मेथड्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा था SDOs पेज जब आप करते हो तब होता है। तो जो बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं वो पहले नीचे आ जाती हैं, क्योंकि वो पोर्स के अंदर से होती हुई जो है वो पोर्स के दरमियान से होती हुई जो है नीचे पहुंच जाती हैं। जबकि जो आपकी छोटी प्रोटीन्स होती हैं
वो जल्दी इल्यूट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जेल के अंदर, जेल का जो बीड होता है उसके अंदर भी पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखती है। जो वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी तो ऑब्वियस बात है उनको फिर वहाँ से निकलने में टाइम लगता है। तो जो छोटी प्रोटीन्स होती हैं उनको इल्यूट होने में टाइम लगता है, इसलिए वो एंड पे इल्यूट होती हैं। और जो लार्जर प्रोटीन्स होती हैं दे इल्यूट एट द फर्स्ट, वो सबसे पहले इल्यूट हो जाती हैं। डिफरेंट साइज प्रोटीन्स आर सेपरेटेड, और इससे जो है वो आप डिफरेंट साइज़ की प्रोटीन्स को जो है सेपरेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि पोरस पॉलीमर बीड्स हैं ये, जो एक कॉलम में पैक किए हुए हैं, एक ट्यूब में पैक किए हुए हैं, ठीक है। तो पोरस है यानी कि इनके दरमियान में पोर्स हैं, इनके दरमियान सुराख बने हुए हैं, ठीक है। तो पोरस पॉलीमर बीड्स हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ट्यूब में, जो आपने ट्यूब में पैक किए हुए हैं। प्रोटीन मिक्सचर इज़ एडेड टू कॉलम कंटेनिंग क्रॉस लिंक पॉलीमर। फिर आप क्या करते हो, आप प्रोटीन मिक्सचर जो वो ऐड करते हो, अपना जब प्रोटीन मिक्सचर ऐड कर देते हो तो उसके बाद आप उसको एक किसी भी बफर के थ्रू रन करते हो। और बफर के थ्रू रन करने के बाद आप क्या करते हो, आप नोज़ल को ओपन कर देते हो और आप फिर जो है वो नीचे उसको डिफरेंट ट्यूब्स में या डिफरेंट बीकर्स में, जो भी आप कह लें, आप उसमें जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हो अपने सैम्पल्स को। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल सेपरेट बाय साइज, लार्जर मॉलिक्यूल्स पास मोर फ्रीली अपीयरिंग इन द अर्लियर फ्रैक्शंस। तो जो आपके पास लार्जर प्रोटीन्स होती हैं वो आपके पास अर्ली फ्रैक्शंस में आ जाती है, क्योंकि आपका जो बीकर है आपने तो जो बफर रन किया होता है वो ज़्यादा अमाउंट में रन किया होता है। तो आप जो है स्मॉल स्मॉल सेक्शंस में जो है उसको कलेक्ट करते हो ताकि एक प्रोटीन जो है वो मैक्सिमम एक फ्रैक्शन में ही आए, दूसरे फ्रैक्शन में ना जाए, या एक ही फ्रैक्शन में आपकी ज़्यादा प्रोटीन सेपरेट ना हो। तो आप उनको थोड़े थोड़े फ्रैक्शंस में जो है सेपरेट करते जाते हो और आपके पास प्योर जो प्रोटीन्स हैं वो आ जाती हैं। नेक्स्ट इज़ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी separates proteins based on their affinity for a ligand attached to the matrix। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या है कि प्रोटीन्स को सेपरेट किया जाता है किस बेस पे, बेस्ड ऑन द एफिनिटी। एफिनिटी किसके साथ, एफिनिटी किसके साथ अफेक्शन उनकी, फॉर अ लिगेंड अटैच टू द मैट्रिक्स, एक लिगेंड के साथ, वो लिगेंड जो है वो मैट्रिक्स के साथ अटैच किया हुआ होता है। एन एफिनिटी टैग इज़ डिज़ाइन टू आइसोलेट और प्योरीफाई अ पर्टिकुलर प्रोटीन। एफिनिटी टैग इसलिए किया जाता है कि आप किसी ख़ास पर्टिकुलर प्रोटीन को सेपरेट कर सको। तो जब आपने किसी ख़ास पर्टिकुलर प्रोटीन को सेपरेट करना है तो आप उसको जो है उसके अगेंस्ट एक लिगेंड डिज़ाइन कर लेते हो, उस लिगेंड के साथ आपकी प्रोटीन की अफेक्शन होती है। सो व्हेन यू पोर द प्रोटीन सैंपल ऑन टू द कॉलम, तो होता क्या है कि the proteins will separate, बल्कि the proteins will bind to the ligand due to their affinity, और आपके पास जो नॉन डिज़ायर्ड प्रोटीन्स होंगी वो सारी की सारी फ्रैक्शंस में आ जाएंगी और आपकी जो डिज़ायर्ड प्रोटीन होगी वो आपके पास मैट्रिक्स में मौजूद होगी। प्रोटीन्स दैट लैक एनी एफिनिटी फॉर द लिगेंड अटैच टू द मैट्रिक्स रिमेन अनबाउंड। तो तमाम वो वाली प्रोटीन्स जो कि जिनकी एफिनिटी नहीं होती लिगेंड के साथ वो अनबाउंड होती है। अनबाउंड प्रोटीन्स आर रेडीली रिमूव्ड फ्रॉम कॉलम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इल्यूजन। जो अनबाउंड प्रोटीन्स होती हैं वो रेडीली रिमूव हो जाती हैं कॉलम से जब आप इल्यूट करते हो उनको। हिस्टिडीन टैग प्रोटीन्स आर प्योरीफाइड बाय एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। और इसमें एग्जांपल जो आप स्पेसिफिक किसी प्रोटीन को अगर करना चाहते हो तो उसमें हिस्टिडीन टैग प्रोटीन्स होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट किया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में कि आप जो है वो कॉलम है, कॉलम में मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स जो है वो आप पोर कर देते हो। जब आप मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स को पोर कर देते हो तो आप देख रहे हो कि जो ब्लू वाली प्रोटीन्स थी वो सारी की सारी नीचे, ब्लू और ऑरेंज वाली वो सारी की सारी जो है वो इल्यूट होना शुरू हो गई हैं, जबकि जो आपकी जो स्पेसिफिक प्रोटीन थी वो लिगेंड के साथ बाइंड रही है। और फिर आप जो है सोल्यूशन एक लिगेंड के लिए जब तक डालोगे ही नहीं स्पेसिफिक सोल्यूशन लिगेंड के लिए, तब तक वो वाली प्रोटीन्स आपकी जो है वो बाहर नहीं निकलेंगी, ठीक है। तो लिगेंड के साथ ही वो आपकी प्रोटीन्स जो हैं वो बाहर आएंगी, जो आपकी स्पेसिफिक सर्टेन प्रोटीन है, आपकी प्रोटीन ऑफ डिज़ायर है। नेक्स्ट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी डेट सेपरेट्स प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर चार्जेस। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में इसमें क्या किया जाता है कि
जो प्रोटीन्स को सेपरेट किया जाता है वो किसके बेस पे किया जाता है, उनकी चार्जेस के बेस पे किया जाता है। तो चार्ज ग्रुप्स इन द मैट्रिक्स में भी एनायनिक और कैटायनिक। चार्जेस तो आपको पता है दो ही तरह के हो सकते हैं, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या फिर कोई प्रोटीन जो है वो न्यूट्रल होगी। तो इसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, आप कार्बोक्सी मिथाइल सेम सेलुलोज को यूज़ कर सकते हो, या डाएथाइल अमाइनो एथाइल DEAE सेलुलोज को यूज़ कर सकते हो एज योर मैट्रिक्स, एज योर सॉलिड सपोर्ट। द अनबाउंड प्रोटीन्स कम आउट फर्स्ट, वो वाली प्रोटीन्स जो कि बाउंड नहीं होती कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज के साथ या डाएथाइल अमाइनो एथाइल सेलुलोज के साथ, वो जो है वो सबसे पहले इल्यूट हो जाएंगी। बाउंड प्रोटीन्स आर रिमूव फ्रॉम द कॉलम विद अ चेंज इन द pH ऑफ द इल्यूजन बफर। उसके बाद जो आपकी जितनी भी बाउंड प्रोटीन्स होंगी, क्योंकि ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, तो इसमें होता क्या है कि आयन के अकॉर्डिंग जो है वो चार्ज के अकॉर्डिंग आपकी प्रोटीन जो है वो मैट्रिक्स के साथ बाइंड कर जाती है, और आपकी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट बाकी सारी की सारी प्रोटीन जो है वो इल्यूट आउट हो जाती हैं पहले। तो आपकी जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो तब तक कॉलम से उतरेगी नहीं जब तक आप जो है वो एक कोई इल्यूजन बफर डाल के pH चेंज नहीं करोगे। pH चेंज करोगे तो फिर क्या होगा, आपकी स्पेसिफिक प्रोटीन, आपकी पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो उससे मैट्रिक्स से अलग होगी और फिर वो जो है इल्यूट आउट हो जाएगी ड्यू टू दी बफर। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कि कॉलम है जिसको पिंक कलर के बीड्स के साथ पैक किया गया है। यहाँ पे आपको शो करने के लिए सिर्फ दिखाया जा रहा है पॉलीमर बीड्स विद नेगेटिवली चार्ज फंडामेंटल ग्रुप्स। आपके जो पॉलीमर्स हैं बीड्स के वो नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जिनके साथ जो है वो प्रोटीन का जो मिक्सचर है वो बाइंड हो जाएगा। वो वाले प्रोटीन्स जो कि ऑपोजिट चार्ज रखती होंगी या उसके लिए स्पेसिफिक चार्ज रखती होंगी, सिर्फ वो वाली प्रोटीन्स उसके साथ बाइंड करेंगी जिनको आप बाइंड करवाना चाहते हो, जो इन चार्ज की प्रोटीन्स को। और उसके बाद जब आपकी प्रोटीन्स जो बाइंड कर जाएंगे, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो कि सिर्फ जो रेड कलर वाली प्रोटीन्स थी वो बाहर आ रही हैं, बाकी प्रोटीन्स बाहर नहीं आ रही। तो बाकी प्रोटीन्स जो हैं वो आपके कॉलम के साथ अटैच हुई हुई होती हैं, और फिर जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जैसे आप जो इल्यूजन बफर pH चेंज करके डालते हो तो वो वाली प्रोटीन्स भी सेपरेट हो जाती है, वो वाली प्रोटीन्स भी अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ रिवर्स फेज एंड HPLC। रिवर्स फेज और HPLC क्या है? सेपरेट्स प्रोटीन्स बेस्ड ऑन द हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये प्रोटीन्स को सेपरेट करता है किसके बेस पे? बेस्ड ऑन द हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि आपकी जो प्रोटीन है उसकी हाइड्रोफोबिसिटी कितनी है, यानी कि वो कितना वाटर हेटिंग है, वो कितना वाटर फियरिंग है, वो कितना वाटर से दूर भागती है। मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ लिगेंड्स दैट बाइंड रिवर्सिबली विद द हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स। आपका मैट्रिक्स ऐसा होता है, आपकी सॉलिड स्पॉट ऐसी होती है जिस पे कोई ना कोई ऐसा लिगेंड लगा हुआ होता है जो कि रिवर्सिबली बाइंड करता है किसके साथ? ऐसी प्रोटीन्स के साथ जो हाइड्रोफोबिक होती हैं। तो सिर्फ हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स ही इसमें सेपरेट हो सकती हैं। हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाती है। प्रोटीन्स ऑफ लो हाइड्रोफोबिसिटी आर रिमूव फर्स्ट, वो पहले जो है वो रिमूव हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इल्यूजन ऑफ प्रोटीन्स इज फोर्स्ड थ्रू द मैट्रिक्स अंडर हाई प्रेशर। जो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि प्रोटीन्स की जो इल्यूजन है वो फोर्स होती है थ्रू दी मैट्रिक्स अंडर हाई प्रेशर। आपको वहाँ पे जो मैट्रिक्स के अंदर थोड़ा हाई प्रेशर भी प्रोवाइड करना पड़ता है, फिर आपकी जो स्पेसिफिक प्रोटीन है वो सेपरेट होती है। रिजल्ट्स इन हाई परफॉर्मेंस ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस, जो कि आपके पास रिज़ल्ट आता है कब? जब आप हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हो। तो ये आपका जो है डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होता है जो कि आपको अचीव होता है HPLC में। HPLC मेक्स यूज़ ऑफ हाई प्रेशर पम्प्स। HPLC में क्या किया जाता है बेसिकली कि हाई प्रेशर पम्प्स को यूज़ किया जाता है स्पीड द मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स डाउन द कॉलम, जिससे जो पम्प्स हैं तो ऑब्वियस बात है वो आपकी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को स्पीड अप कर देते हैं। एज वेल एज हाई क्वालिटी क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल्स दैट कैन विथस्टैंड द क्रशिंग फोर्स ऑफ द प्रेशराइज्ड फ्लो। और इसके साथ साथ जो है वो वहाँ पे हाई क्वालिटी क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है ताकि आपका जो प्रेशर है वो क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल जो है वो इसको इंड्योर कर सके, वो क्रशिंग फोर्स को इंड्योर कर सके, उस प्रेशराइज्ड फ्लो को। बाय रिड्यूसिंग द ट्रांजिट टाइम ऑन द कॉलम, HPLC कैन लिमिट डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग ऑफ प्रोटीन बैंड्स एंड दस ग्रेटली इम्प्रूव रेजोल्यूशन। तो आप जो है ट्रांजिट टाइम को रिड्यूस करके HPLC के अंदर लिमिट कर सकते हो डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग को। डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग का मतलब ये है कि एक जैसे हमने SDS पेज में पढ़ा था कि
आपके पास हर प्रोटीन के जो डिफरेंट बैंड्स बन जाते हैं, तो बैंड्स के अकॉर्डिंग वो सेपरेट होते हैं। इसी तरह HPLC में होता है कि कॉलम के अंदर जो है वो बैंड्स बन जाते हैं, बैंड्स के अकॉर्डिंग, यानी कि पहला बैंड जो है वो किसी और प्रोटीन का है, दूसरा बैंड किसी और प्रोटीन का है, एंड सो ऑन। तो अगर आप ट्रांजिट टाइम उनका थोड़ा रखोगे ना, तो फिर होगा क्या कि जो बैंड्स हैं वो आपस में डिफ्यूज़ नहीं करेंगे और आपकी जो प्रोटीन्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होंगे और आपके पास प्योर बैंड्स आ जाएंगे, प्योर प्रोटीन्स आ जाएंगी। तो इससे क्या होता है, आपकी जो रेजोल्यूशन है वो इम्प्रूव करती है। तो ट्रांजिट टाइम इसमें जितना कम होगा, जितना आप रिड्यूस रखोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है, बेहतर होता है। नेक्स्ट इज़ मल्टी डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। In proteomics, the separation of proteins is usually accomplished by applying a combination of chromatographic methods. तो इसमें आप क्या करते हो कि सेपरेशन करते हो प्रोटीन्स की, पर उसको कैसे करते हो, यूजुअली काफ़ी सारी मेथड्स को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हो। सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जैसे कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं उनमें सिर्फ एक टाइप की प्रोटीन नहीं होती, काफ़ी सारी प्रोटीन्स होती हैं, जी प्रोटीन्स होती हैं और बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, तो रैस प्रोटीन्स होती हैं, एंड सो मैनी मोर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। तो इन सारी प्रोटीन्स को, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए आप जो मल्टी डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी वगैरह को यूज़ करते हो। इफेक्ट of separation by charge and by mass is combined in the same column with the use of a biphasic matrix. तो आप जो है वो क्या करते हो, सेपरेशन बाय चार्ज एंड बाय मास इज़ कंबाइंड, दोनों इफेक्ट्स को कंबाइन कर देते हो, जिसमें जैसे कि आयन एक्सचेंज को और जो आपकी सिंपल क्रोमेटोग्राफी होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसको जिसमें मास की बेस पे आपका जो प्रोटीन है वो सेपरेट होता है, दोनों को कंबाइन कर देते हो इन द सेम कॉलम, एक ही कॉलम में, यानी कि उसमें साथ में कोई लिगेंड भी बाइंड करवा देते हो विद द यूज़ ऑफ अ बाईफिजिक मैट्रिक्स, जिसमें आप जो है वो मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हो। तो कैसा जो बाईफिजिक होता है जिसमें दो फेजेज़ होती हैं, तो वो एक फ़ेज़ में जो है वो आपके मास के अकॉर्डिंग सेपरेट हो रहा है, तो दूसरे फेज़ में वो आपका क्या हो जाता है, आयंस के बेस पे, चार्ज के बेस पे सेपरेट हो जाता है, और अल्टीमेटली आपके पास जो है वो दोनों के अकॉर्डिंग सेपरेट हुए हुए आपके पास प्रोटीन्स जो हैं वो आ जाते हैं। This biphasic column is used when the illusion buffer for the two systems is the same or compatible. पर आप इसको यूज़ तभी कर सकते हो जब दोनों सिस्टम्स के लिए जो illusion buffer है वो सेम होता है और compatible होता है। Such separation by a biphasic column is suitable for the multi-dimensional protein identification technology. इसको MUD-PIT के लिए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे आप बाद में जो है वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हुए होते हो। So friends, this is all about today's lecture. If you have any question, please ask me.